हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 11th की यूनिट है थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उसको देखेंगे। उसके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि जिस भी बच्चे को जिस भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो ये वाली जो यूनिट है मुझे वहीं से मिली है। तो देखो, इसमें हम आज कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है डोबेरेनर ट्रेड्स, सेकेंड है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन मेंडलीव पीरियडिक टेबल, उसके बाद है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, देन उसके बाद है SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, देन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, कैसे कैसे वो चेंज होता है। उसके बाद है 7th पे है अपनी एटॉमिक रेडियस की कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, मेटालिक रेडियस क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आयनिक रेडियस क्या होती है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या क्या होती हैं, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके थर्ड यूनिट के हैं क्लास 11th। इनको अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, पहले वो देखो। जो अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डोबेरेनर ट्राइड्स। क्या होता है इसमें, देखो जो अपना था ये साइंटिस्ट डोबेरेनर, इसने क्या बोला था कि हम जब कोई भी 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट हम लेंगे और उनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब मान लिया मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं, कौन से A B C, और इनको कैसे अरेंज करना है, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो क्या होगा कि मान लिया हमने A का मास है जो सबसे मैक्सिमम है, देन B का, देन C का। तो कैसे होगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, A B एंड देन C। तो इसने क्या बोला था कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और जो थर्ड एलिमेंट अपना मास के अकॉर्डिंग होगा, उन दोनों के मास का सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये C जो B का मास होगा वो उसके इक्वल होगा। कैसे कि जब हम A का मास लिया हमने, प्लस में एलिमेंट C का मास लिया, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ B। तो ये हमें किसने बताया था, डोबेरेनर ने बताया था। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, देखो हमने लिया लिथियम जिसका मास होता है 7, देन हमने लिया सोडियम जिसका मास होता है 23, देन हमने लिया पोटासियम, हाँ, जिसका मास क्या होता है 39। अब देखो हमने क्या बोला है कि हमें इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। तो सबसे ज़्यादा जो मास किसका होगा, पोटासियम का, देन सोडियम का और देन लिथियम का। तो अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए कि जब हम जो मैक्सिमम वाला है और जो मिनिमम वाला है इनके मासेस को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो B वाली का मास आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है पोटासियम जिसका मास है क्या 39, प्लस में जो 3 नंबर पे है वो है लिथियम जिसका मास कितना है 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा 23, विच इज़ आवर एलिमेंट सोडियम। तो यहाँ पे सही बोला ना इसने कि जब हम 3 एलिमेंट्स लेंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस लिखेंगे तो क्या होगा कि जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है उन दोनों के मास का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे या एवरेज लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी हमने देख लिया कि हमने अरेंज कैसे किया था कि सबसे पहले अपना पोटासियम था, देन सोडियम था और देन लिथियम था। तो जब हमने पोटासियम और लिथियम के मास का जो एवरेज लिया है तो वो किसके इक्वल आया है, सोडियम के इक्वल आया है। तो ये था अपना क्या, डोबेरेनर ट्रेड्स। इसके साथ साथ इसके आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जो अपना क्लोरीन होता है इसका मास होता है 35.5, ब्रोमीन का मास होता है 80 और इसका मास होता है 127। तो यहाँ पे भी हमने क्या बोला था कि जब हम इसका और इसके मास का जो एवरेज लेंगे वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ से भी निकाल के देख लेना कि 35.5 प्लस में 127 डिवाइड बाई 2, तो वो एप्रोक्स किसके आएगा, इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल और है, वो देख सकते हो आप, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम।
तो आप इसका भी निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टॉपिक है डोबेरेनर ट्रेड्स वो कंप्लीट होता है। क्या था, 3 एलिमेंट लेने हैं, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे हमने अरेंज करना है। तो वहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा उनके मासेस का जब हम सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो बीच वाला एलिमेंट है ना, मिडिल एलिमेंट, उसके मास के इक्वल होगा। तो दिस इज आवर डोबेरेनर ट्रेड्स। उसके बाद जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता था कि जब है ना उसने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि 1 to 8 एलिमेंट अरेंज किया, तो उसने क्या देखा कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट की थी ना, वही जो प्रॉपर्टी थी किसकी थी, 8th वाले एलिमेंट की भी थी। तो कैसे, देखो पहले देखो डोबेरेनर ट्रेड्स हमने पढ़ा ना, उसकी क्या लिमिटेशन थी कि उसके जो जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे, उस टाइम तक लगभग 63 एलिमेंट नोन थे। तो वहाँ से उसमें बस 3 ही ऐसे ट्राइड्स दे पाया वो, जिनके जो मासेस थे वो उसके हिसाब से निकलते थे। ठीक है, तो वो उसकी थी लिमिटेशन। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अपना क्या कहता है कि जब हम एलिमेंट्स को लिखेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनके, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी होगी वो 8th वाले एलिमेंट से मैच होगी। कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, OF। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 9th एलिमेंट आएगा ना, 8th एलिमेंट आएगा सॉरी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लिथियम से मैच होती रही। तो यहाँ पे क्या था, तो देखो उसने क्या बोला कि जब हम उसने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया ना, तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी थी वो 8th वाले, ये 8th है, ये 9th है, 10th है, 11 12 13 14। तो जो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी होगी वो 8th वाले एलिमेंट से मैच होगी। ऐसे ही जो सेकंड वाले एलिमेंट होगा उसकी 9th वाले से मैच होगी। ऐसे ही जो थर्ड वाला होगा उसकी 10 वाले से मैच होगी। तो इसने क्या बोला था कि जब हम उसको अरेंज करेंगे अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो वहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी होगी वो 8th वाले से मैच होगी। लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन आई कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीलियम एलिमेंट अभी नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे नियोन नहीं है। तो जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो जो ये ऑक्टेव का लॉ था कि जो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी मैच होगी वो यहाँ पे फेल हो गया। तो इसीलिए जो ये लॉ है ये कुछ ही एलिमेंट्स तक, कुछ ही टाइम तक एप्लीकेबल था। तो अब जो अपना ये सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। जब अपनी मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी ना, तो उसमें क्या था, ऑलमोस्ट तब तक 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। अब जो अपने हैं 118 एलिमेंट्स हैं वो नोन है। तो देखो इसने क्या किया, इसने जो सभी एलिमेंट्स तब तक नोन थे उसने क्या किया, सभी को कागज़ पे नाम से लिख लिया। मान लिया छोटा छोटा पेज लिया और उस पर उसने उन एलिमेंट्स के नाम लिखे। उसके बाद उसने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगाया। देन उसने क्या देखा कि जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मैच होती थी ना, उनको एक साथ लगाने लगा वो। जैसे उसने सभी एलिमेंट्स को एक पेज पे लिखा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। उसके बाद क्या किया उसने कि जो भी एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे आपस में सेम दिखाई देने लगी कि इसकी और इसकी सेम है, तो उसने उन दोनों को एक साथ में लगा दिया। उससे क्या किया, उसने एक टेबल बनाई जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन था क्या था कि इसने जो एलिमेंट्स है ना अरेंज किए थे वो किसके बेसिस पे किए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किए थे। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, दी एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस।
क्या बेस था इसका? एटॉमिक मास बेस था। क्या किया इसने कि जो भी अपने एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज कर लिया और जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी उनको एक साथ में लगा दिया। उसके बाद इसकी जो टेबल थी ना उसमें अपने जो ग्रुप्स थे वो कितने थे? 8 थे। और जो पीरियड्स थे वो कितने थे? 6 थे। अब ग्रुप्स हम किनको बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं। जैसे ये ऐसी ऐसी लाइन होती है वर्टिकल लाइंस, और हम पीरियड्स किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे हम ऐसे चले, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स थे इसमें? 8 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड थे। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो अपनी मेंडल की पीरियडिक टेबल है, देखो यहाँ से देखो, इसने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था कि यहाँ से 1 to 8 तो थे इसके क्या, यहाँ से ग्रुप्स थे ऐसे, और जो 1 2 3 4 5 6 क्या थे उसमें? पीरियड्स थे। तो उसने ऐसी अपनी एक टेबल बनाई थी, ठीक है। तो जो सबसे मेन वो थी ना अचीवमेंट थी इसकी टेबल की, वो क्या थी? इसने देखो यहाँ पे क्या किया, जैसे ये अपना एल्यूमिनियम था इसको एक नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम मतलब यहाँ पे उसने अपनी टेबल में पहले स्पेस छोड़ा था, कुछ नहीं, कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं था। उसने क्या बोला इसको? इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम मतलब क्या कि जो भी इसके नीचे एलिमेंट्स आएंगे ना उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो किसके जैसी होगी? एल्यूमिनियम के जैसे होगी। मतलब उसने जो ये स्कैंडियम आया बाद में, ये गैलियम आया, इसकी जो पॉसिबिलिटी है पहले से ही लगा ली थी। उसे पता था कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे ना उनकी जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट से मैच होगी और वहाँ पे आके ये सेट हो जाएंगे। तो एक तो ये था इक्का एल्यूमिनियम, उसके बाद था इक्का सिलिकॉन कि जो जर्मेनियम आएगा उसके लिए भी उसने पहले से ही स्पेस लीव किया था कि जो एलिमेंट आएगा ना वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगा और जो उसका मास होगा इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। क्या किया इसने? जो इसकी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट थी वो क्या थी कि इसने क्या दिया था? फर्स्ट अचीवमेंट इसकी थी कि इसने इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम से हम क्या समझ सकते हैं कि इक जैसे, कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्यूमिनियम के जैसे होगी। देन इक्का सिलिकॉन। तो इक्का एल्यूमिनियम के नीचे कौन से एलिमेंट आए आप यहाँ से देख सकते हो कि एक तो आया स्कैंडियम, एक आया गैलियम, और जो इक्का सिलिकॉन है इसके नीचे क्या आया? जर्मेनियम, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स थे जो इसके पीरियडिक टेबल में बाद में आ गए थे और ऐसे ही सेट हो गए। तो ये तो थी इसकी अचीवमेंट। अब देखते हैं कि जो ये अपना मेंडलीव है इसकी जो टेबल है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो जो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी कि जो अपने 63 एलिमेंट्स थे उनमें नोबल गैसेस भी उस टाइम पे नोन थी, तो इसने अपनी टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं दी। तो नो स्पेस फॉर नोबल गैसेस। सेकंड, जो अपने आइसोटोप्स होते हैं, जो अपने आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उनको भी इसने अपनी टेबल में मेंशन नहीं किया कि उनकी जो जगह होगी वो क्या होगी। तो नो अलॉटमेंट या स्पेस बोल सकते हैं फॉर आइसोटोप्स। अब जो थर्ड इसकी लिमिटेशन थी वो क्या थी? इसने क्या बेस लिया था अपना कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे होंगे। लेकिन देखो जैसे इसकी ये टेबल है तो इसमें क्या है, जो कोबाल्ट है उसका जो मास है वो है 58.9 और जो अपना निकेल है उसका मास है 58.7। कि इसके बाद भी इसने क्या बोला था कि जो मासेस होंगे ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन जो 58.9 वाला पहले है और 58.7 वाला बाद में है। तो जो ये इसकी लिमिटेशन यहाँ पे भी होगी कि ऑल एलिमेंट्स are not arranged in increasing order of their masses। कैसे कि इसका एक्सेप्शन हम क्या लिखेंगे कि जो अपना कोबाल्ट है और जो अपना निकिल है, कोबाल्ट का मास कितना है 58.9 और जो अपना निकिल है इसका मास है 58.7। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो ये निकिल है वो इससे पहले आना चाहिए था, लेकिन वो इसके बाद में दिया हुआ है उसने अपनी टेबल में। तो ये थी जो अपनी मेंडलीव पीरियडिक टेबल की लिमिटेशन। इसके बाद इसकी लिमिटेशन को कवर करने के लिए अपनी कौन सी आई थी? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब हम इसको पढ़ेंगे।
उसके बाद देखो अपनी क्या है फोर्थ टॉपिक अपना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो देखो इसने क्या किया था, अपने एटॉमिक मासेस को, मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस को बेसिस लिया था ना, तो उसके बाद आया है साइंटिस्ट मोस्टली, जिसने क्या देखा, उसने देखा कि जब है ना उसने एक्सरे स्टडी की एलिमेंट्स की, और उसने जो फ्रीक्वेंसी होती है अपनी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सरे की, जिसको हम दिखाएंगे √v से वर्सेस जो अपना जेड, जिसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके बीच में प्लॉट लिया ना, तो उसने क्या देखा कि वो प्लॉट था एक स्ट्रेट लाइन। तो वहाँ से उसने कहा कि जो एलिमेंट अपने टेबल में अरेंज होंगे ना, वो एटॉमिक मासेस के बेस पे नहीं होंगे, वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो इसकी जो फर्स्ट अचीवमेंट थी वो क्या थी, इसने क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट्स अपनी टेबल में अरेंज होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो जो फर्स्ट पॉइंट था इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर periodic function of increasing atomic number, function of increasing एटॉमिक नंबर। तो इसने जो अपने एलिमेंट्स थे उसको किसके बेसिस पे लगाए थे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगाए थे। और यहाँ पे हम देखेंगे हाँ कि जो इसकी टेबल थी उसमें जो ग्रुप्स होंगे वो कितने हैं 18, एंड पीरियड्स हैं वो कितने हैं 7। तो इसकी जो टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं, और उसने अपनी टेबल में जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया है, जैसे अपना S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे उसने अरेंज किए हैं। तो ये थी अपनी क्या मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इसमें जो मेन पॉइंट क्या है कि इसने जो भी अपने एलिमेंट्स लगाए हैं वो किसके बेसिस पे लगाए हैं, कि अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगाई है। सेकंड क्या कि जो उसकी लिमिटेशन थी ना, उसने नोबल गैसेस को जगह नहीं दी थी, इसने क्या किया कि नोबल गैसेस को भी अपनी पीरियडिक टेबल में प्लेस किया। थर्ड क्या था कि उसने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं बताई थी कि आइसोटोप्स होंगे वो अपनी टेबल में कहाँ होंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी अपना एलिमेंट होगा ना, जो आइसोटोप होंगे वो उसके साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम कि इसने आइसोटोप्स के लिए भी प्लेस बताया कि उसकी टेबल में आइसोटोप्स कहाँ होंगे। तो जो भी मेंडलीव की लिमिटेशन थी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल ने आके उन सबको हटा दिया कि 1 बाय 1 उसने जो भी टेबल में उसने जिन एलिमेंट का डिस्कशन नहीं किया था, इसने आके उन सभी एलिमेंट्स का अपना डिस्कशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी। अब देखो इस जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है, इसमें क्या होते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। तो हम S ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, S ब्लॉक, S का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने है ना ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन से ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं, S, P, D, F। तो जब अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाए, S ऑर्बिटल में जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा हम कैसे लिखेंगे, NS1। N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 हो। ठीक है, वहाँ पे बस केवल क्या होगा, S ऑर्बिटल में अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना वो S ऑर्बिटल में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू जो पीरियडिक है टेबल है उसमें कौन से ग्रुप 1 and group 2 are in S block, 2 in S block। तो यहाँ से आप देखना चाहें तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अपनी हाइड्रोजन है, देन हीलियम, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम, देन है फ्रांसियम। ठीक है, ये अपना क्या है ग्रुप 1। देन उसके बाद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडोन। तो ये क्या है अपना सेकंड ग्रुप है। तो ये जो फर्स्ट दो पहले वाले जो 2 ग्रुप थे उसने उसको क्या बोला, S ब्लॉक एलिमेंट। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो अपना ये बेरिलियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका होता है 1, और यहाँ पे अपना उस कॉर्नर, वहाँ पे अपना क्या जाएगा उस कॉर्नर पे हीलियम, लिथियम, यहाँ से मैंने हीलियम लिख दिया, यहाँ पे आएगा लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम, सोडियम,
देन पोटासियम, यहाँ से आएगा Fr। ठीक है, तो ये आएगी अपने एलिमेंट। तो यहाँ से इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 3 होता है, इसका होता है 11, इसका होता है 19। आपको अगर ये एटॉमिक नंबर भी याद करनी है ना, तो कैसे करोगे कि इसमें हमने +2 ऐड किया, इसमें हमने +8 ऐड किया, इसमें हमने +8 ऐड किया, देन हम ऐड करेंगे +18, देन उसके बाद भी हम ऐड करेंगे +18, देन हम ऐड करेंगे +32। तो ऐसे हम इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं। तो जैसे अब देखो बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर है अपना 4, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप होगा वो कैसे होगा, 1s2 एंड 2s2। तो जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, s में है, s सब शेल में है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे मैंने मैग्नीशियम का दिखाऊँ तो 12, 1s2, 2s2, 2p6, देन हो जाएगा 3s2। तो यहाँ पे जो अपनी वैलेंस शेल है वो क्या है, 3s है, मतलब s सब शेल है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्या है कि जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, ns1 या ns2। देन क्या है कि जो अपना ग्रुप 1 होगा या ग्रुप 2 होगा उसको हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। और देखो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन क्यों बोलते हैं हम, कि जब भी हम इनका वाटर के साथ सॉल्यूशन लेते हैं तो वो बनता है एक एल्केलाइन सॉल्यूशन, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये हो जाएंगी अपनी क्या, s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ से आप इनको याद भी रख सकते हो। मैं आपके लिए इसको मेथड बताऊँ तो, हेलीना की रब से फरियाद बेगम के सर बारा, हेलीना की रब से फरियाद बेगम के सर बारा। तो यहाँ पे अपना जो ये s ब्लॉक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने p ब्लॉक पे। अब देखो p ब्लॉक, जैसे हमने s ब्लॉक बोला था नहीं वैसे ही क्या हो जाएगा p ब्लॉक, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किस में एंटर करेगा, एंटर इन p सब शेल, कि जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा, p सब शेल में एंटर करेगा। तो उसके बाद देखो जैसे हमने बताया क्या p सब शेल में जाएगा, तो इसमें जो ग्रुप्स आएंगे अपने कौन से आएंगे, हमने बोला था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, 18। तो 1 जो s ब्लॉक था उसमें अपने कितने हो गए, 1 और 2, और जो इसमें आएंगे वो अपने आएंगे 13 to 18। जो 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप्स होंगे ना अपने वो किस में आएंगे, p ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। 13 कैसे, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, देखो 13 पे क्या आएगा पहले, हाँ बोरॉन, उसके बाद हाँ उसके बाद क्या है, बोरॉन के बाद अपना क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, उसके बाद जो अपना 15 है, 15 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, नहीं हाँ एंटीमनी बिस्मथ। तो ये क्या हो जाएगा अपना 15 ग्रुप। उसके बाद जो 16 है वो क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेनियम एंड पोलोनियम। उसके बाद जो अपना 17 है ये आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड टस्टेटाइन। उसके बाद क्या है अपना सिंपल 18 में क्या होता है अपना, यहाँ से आएगा, देखो पहले अपनी जो अपनी फर्स्ट पोजीशन थी ना हाइड्रोजन, उसके सामने जस्ट उसके सामने अपना क्या था, हीलियम, और देन क्या आएगा यहाँ से आर्गन, तो देखो ऐसे अपना क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक है अपना कैसे कि जो 13 to 18 ग्रुप होंगे ना वो किस में इंक्लूड होंगे, अपने पी ब्लॉक में इंक्लूड होंगे। कैसे कि इनमें से आप जो भी एलिमेंट उठा के देखोगे ना उसमें जो वैलेंस लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, पी सब शेल में जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को उठाया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया है वो किस में गया है, पी सब शेल में गया है। उसके बाद यहाँ से आपको देखो, यहाँ से हम कंप्लीट टेबल भी बना सकते हैं कि ये हो गए अपने 13 to 18 यहाँ से लिख लो, मान लिया इस 18 को यहाँ से हटा दो,
इसके सामने आएगा ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन के सामने होता है। और यहाँ से 1 2 हमने ऐसे लिख लिए थे, तो ये अपने S एंड P ब्लॉक एलिमेंट हो गए। उसके बाद देखो इन जो ये गैसेज होती है ना, इनकी जो वैलेंस शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज बोलते हैं। नोबल गैसेज मतलब ये अनरिएक्टिव होती हैं, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेल होती है वो कम्प्लीटली फील्ड होती है, ये पहले से ही इतनी स्टेबल होती है, ना ये डोनेशन से देती है ना ये एक्सेप्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे हीलियम है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज 2 तो 1s2। जैसे नियोन है 10 है तो 1s2 2s2 2p6, तो यहाँ से देखो 2p6, तो ये p में गया है ना, इसीलिए हीलियम को सबसे टॉप में लिखा गया है, क्योंकि जो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में नहीं जाता। बस इसको p में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है और इसको अलग से एक टेबल बनाई गई है किसकी, नोबल गैसेस की, तो इसीलिए हीलियम को यहाँ पे लाया गया है। उसके बाद आर्गन है 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखो इनकी जो वैलेंस शेल है सबकी आप निकाल के देख लेना, वो क्या होगी, कम्प्लीटली फिल्ड होगी, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। उसके बाद जो अपना 17 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस इनको हम बोलते हैं, जो हेलोजेंस होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अपना जो पी ब्लॉक है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है लिख लिया हमने, नहीं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा पी ब्लॉक का वो होता है NH2 NP126 कि S में 2 होते हैं और जो P होता है उसमें 1 2 6 कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपने D ब्लॉक पे। अब हम पढ़ेंगे अपना D ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे हमने यहाँ तक गए हैं, यहाँ पे भी जो D ब्लॉक एलिमेंट होगा इसमें क्या होगा कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा अपने किस में जाएगा, वो डी शेल में जाएगा। और इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, n-1 d 0 to 10 np6 एंड ns कि np भी कम्प्लीटली फील्ड है, ns भी, तभी तो हम d तक जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा n-1 d 0 to 10 हो सकते, 0 नहीं सॉरी d ब्लॉक है तो यहाँ पे आएंगे 1 to 10 np6 एंड ns2। इनको हम क्या बोलेंगे, d ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। अब ये आपको देखो जो d ब्लॉक एलिमेंट जो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो ग्रुप है 1 and 2 वो था s ब्लॉक का। उसके बाद जो अपने 13 to 18 थे वो हो चुके पी ब्लॉक के। अब जो ये बीच में बचे हैं ना, कौन से 3 to 12 वो होते हैं अपने एस ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये क्या होते हैं, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो जिसको हम यहाँ से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ऐसे ये नीचे होते कैसे, YLA, ZR, होफनियम, NB, TA, MOW, TC, RE, RUOS, RH, IR, PD, PT, AG, AU, CD, HG। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसके नीचे एक एलिमेंट्स और होता है, लेकिन उनके जो इतने वो नहीं आते पढ़ने में, तो आपको इतने एलिमेंट्स भी याद होंगे तो वो काम चल जाएगा आपका। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जाता है, डी शेल में जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 22 23, यहाँ से 30 तक जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे इसका भी निकाल सकते हो, इसमें कितने 18 ऐड करके। तो देखो यहाँ तक अपना हो चुका। अब देखो इसमें 18 ऐड करके आप इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। ऐसे इसमें 18 ऐड करोगे तो इसका भी अपना एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका मैं आपको फुल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊँ तो कैसे लिखूँगी, देखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ से अपने हो चुके 10। ऐसे ही क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डी शेप शेल होती है इसकी एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस में चला जाता है, 4s में। देन उसके बाद जो फिलअप होता है किसका होता है, 3d सेल का होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल। इसमें क्या है, ये d1 है,
ये अपना D2 हो जाएगा, ये अपना D3 हो जाएगा, ऐसे ही अपना जो ये सोन चलेगा। तो इनको हम अपना क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो ग्रुप नंबर है 3 to 12 उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपने वो हमेशा ही क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं। इनको हम इसीलिए हम इनको जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो अब जो अपना लास्ट बचता है कौन सा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे हमने अब तक पढ़ा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा, एफ सबशेल में। एफ सबशेल में जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें एंटर करेगा। और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 10, उसके बाद क्या है n p, यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं NH2। तो ये क्या होता है, अपना F सबशेल होती है। अब F ऑर्बिटल होता है, इसमें भी क्या होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट में भी क्या होते हैं, दो टाइप से एग्जिस्ट होते हैं। कैसे, एक अपने होते हैं लेंथेनाइड्स, एक होते हैं एक्टिनाइड्स। इनको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दी हुई होती है। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसके नीचे दो बॉक्सेस बने होते हैं, उनमें से एक होता है लेंथेनाइड्स का, एक होता है एक्टिनाइड्स का। जो अपने लेंथेनाइड्स होते हैं वो होते हैं 57 to 71, और जो अपने ये एक्टिनाइड्स होते हैं वो होते हैं 90, या हम बोल सकते हैं हाँ 90 to 103, या कई बार हम 89 to 103 भी बोल देते हैं। तो ये अपने होते हैं लेंथेनाइड्स, ये होते हैं एक्टिनाइड्स। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है किस में जाता है, एफ सबशेल में जाता है। तो इनको हम बोलते हैं क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो लेंथेनाइड्स को हमने देखना हो तो कौन से होंगे, एल से स्टार्ट होते हैं लेंथेनम से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 Ce3। तो देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 9, 70 एंड 71, ये होते हैं अपने क्या, लेंथेनाइड्स। तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना किस में जाता है, एफ सबशेल में जाता है। आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कैसे, लानत है सेलेना, टैटी एंड पमेला तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम ये भी ले लो। क्या, लानत है सेलेना, टैटी एंड पमेला तुम पे, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुम ये भी ले लो। तो इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स। ऐसे ही हम एक्टिनाइड्स को भी लिख सकते हैं कैसे, थोरियम 90 होता है इसका, तो ये क्या होते हैं, अपने एक्टिनाइड्स होते हैं। 90, 91, 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3। तो ये होते हैं अपने 90 to 103 अपने एक्टिनाइड्स। इनको भी आप कैसे याद रख सकते हो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन एंड फर्मी मेड नोबल लाज, कि कैलिफोर्निया में आइंस्टीन और फर्मी ने नोबल ला बनाए। तो यहाँ पे जो अपना टॉपिक है 4 और 5 वो भी कंप्लीट हो गया कि एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इनको टेबल में अलग से जगह दी होती है, आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो आपको वहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुकी अपने एसपीडी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद जो अपनी 6th टॉपिक है वो क्या है, मेटालिक करैक्टर। अब देखो मेटालिक करैक्टर क्या होता है कि जो अपने 70% एलिमेंट्स होते हैं, 78% एलिमेंट्स होते हैं अपनी पीरियडिक टेबल में, वो मैक्सिमम क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। वो किस पे होते हैं, अपने यहाँ पे जो ये अपना टॉप वाला कॉर्नर होता है इस पे होती हैं अपनी मेटल्स, बीच में होते हैं अपने मेटलॉइड्स और देन होती हैं अपनी नॉन मेटल्स। तो यहाँ से हम ये भी क्या भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे है मेटल, उस साइड है नॉन मेटल। तो जैसे ही हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे, ये हमने क्या बोला था, पीरियड, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपना मेटालिक करैक्टर होगा ना, मेटालिक करैक्टर होगा वो डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हम जो मेटल से नॉन मेटल की साइड पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अपना मेटालिक करैक्टर है वो घटेगा। क्यों, क्योंकि मेटल से हम नॉन मेटल की साइड जाएंगे। यहाँ पे अपनी होती हैं हेलोजेंस,
मोस्टली यहाँ पे क्या होती है, नॉन मेटल होती हैं, जैसे ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। नॉन मेटल हम किसको भी बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे होती है अपनी नॉन मेटल, बस यहाँ पे जो अपनी नोबल गैसेज होती हैं उनको लीव करके। तो ये हो गई अपनी क्या, मेटालिक करैक्टर। उसके बाद ये आपने पढ़ा ही हुआ है क्या, जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन सेकेंड है कि डक्टिलिटी होती है इनमें, मैलिएबिलिटी होती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, थिन शीट बना सकते हैं इनकी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हम थिन वायर्स में भी इनको चेंज कर सकते हैं। नॉन मेटल जैसे इसकी अपोजिट होंगी, बैड कंडक्टर होंगी, नॉन मैलिएबल होंगी, नॉन डक्टाइल होंगी। तो यहाँ पे जो अपना ये मेटालिक करैक्टर है, बस इसमें इतना ही था कि अपनी जो टेबल होती है इसके इस साइड होती है मोस्टली मेटल्स, देन होती हैं बीच में मेटलॉइड्स एंड देन होती है नॉन मेटल्स। और जैसे ही हम यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो जो अपना मेटालिक करैक्टर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की साइड पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपना मेटालिक करैक्टर है, 6th टॉपिक भी होता है कंप्लीट। इससे पहले ये देखो आप, मैंने जैसे आपको एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाए थे, उसमें अगर आपको ये जानना हो ना तो हमें कैसे पता लगता है कि ये 1s2 2s2 ये 2p6 ये ऐसे कैसे आता है। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये देखो ये किस पे डिपेंड होता है, n+l की वैल्यू पे। n+l कैसे, जो इसके आगे लगा होता है ना ये होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं n, और ये जो L होता है वो क्या होता है, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। कैसे कि जब L की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो जो अपना ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, 0 के लिए क्या होता है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड 4 के लिए F, 3 के लिए F। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अपने L की वैल्यू जो होती है, और ये क्या होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये किस पे डिपेंड होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, वो होता है n+l की वैल्यू पे। जिसकी भी वैल्यू n+l की वो लो होगी उसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अगर बाई चांस n+l दोनों की वैल्यू ही सेम हो जाती है तो वहाँ पे लोअर वैल्यू ऑफ n इज़ प्रेफर्ड, कि जिस n की वैल्यू सबसे कम होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। कैसे, देखो दिमाग में आ सकता है ना कि 2s के बाद ही 2p क्यों आया, तो यहाँ से देखो s क्या है, s के लिए जो अपनी l की वैल्यू कितनी है 0, और जो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2 = 2। और यहाँ पे p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2, तो इसकी जो n+ वैल्यू की आई वैल्यू 3, इसकी है 2। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जितनी जो वैल्यू होगी लो n+l की उसको प्रेफर करेंगे। बाई चांस अगर n+l की वैल्यू सेम भी हो जाती है तो उस टाइम पे जो n की वैल्यू कम होगी ना वो हम उसको लेंगे। तो इसीलिए जो अपना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखो अपना जो 7th टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस। उसमें हमने 2 टाइप की रेडियस पढ़नी है, एक होती है कोवेलेंट, एक होती है मेटालिक। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, हम जनरली नॉन मेटल के केस में लेते हैं, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया मैंने ये ले लिया, एक Cl के न्यूक्लियस का लेते हैं, Cl2 ले लिया मैंने, मान लिया मैंने ये क्या है Cl, इसका न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 atoms which are bonded together by single bond, which are bonded together, कि जो भी अपने एटम्स होते हैं उनको वो जो सिंगल बॉन्ड से अपने जॉइंट होते हैं ना उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। ये किसके केस में होती है, जनरली नॉन मेटल्स के केस में होती है। मेटालिक किसके केस में हो जाएगी, मेटल्स के केस में। और मेटालिक रेडियस हम किसको बोलते हैं, मेटालिक हो या एटॉमिक रेडियस हो, हम किसको बोलते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एटम। तो यहाँ से बस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 एटम। हाँ, मान लिया ये A है ये B है, तो अगर वो वहाँ से ये A और B का डिस्टेंस हमने सिंपल लिया तो ये तो क्या हो जाएगी अपनी कोवेलेंट रेडियस। और जब हमने A से B के डिस्टेंस को हाफ किया है तो वो हो जाएगी अपनी मेटालिक रेडियस।
तो बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि जो अपनी एटॉमिक रेडियस होती है और जो अपनी मेटालिक रेडियस होती है उन दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है। अब देखो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस है वो अपनी पीरियडिक टेबल में कैसे चेंज होती है। यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं पीरियडिक टेबल का। जैसे पी ब्लॉक से हम देखें तो यहाँ पे देखो, हाँ ये हमने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे बनाई है, इसका एक नीचे वाला बना लिया मैंने, तो इसका एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से जब हमने देखा कि ये अपना क्या होता है पीरियड, ये अपना होता है ग्रुप। यहाँ पे हम बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पे देखो मैंने ये बोरोन का न्यूक्लियस बनाया, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये हो गया 2p1। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बनाया, ये 1s ये 2s ये हो गया 2p2। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ इसमें, बस इतना ही डिफरेंस है ना। ये अपना किसका है बोरोन का है, ये कार्बन का है। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाला तो यहाँ पे क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। जैसे ही यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा मतलब एडिशन तो इसमें इलेक्ट्रॉन का हुआ है, लेकिन वो सेम सब शेल में हुआ है कि पहले भी 2p सब शेल थी, अब भी अपनी 2p सब शेल है। जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है वो सेम शेल में हुआ है। इसके साथ जो प्रोटॉन है उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस की साइड अच्छे से बाइंड होंगे, तो जो एटम है वो पहले की बजाय क्लोज होएगा। मान लिया ये पहले इतने डिस्टेंस पे था तो तब ये क्लोज होके क्यों इतना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसने जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को है उनको अपनी साइड खींच के रखा है। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम पीरियड की साइड जाएंगे तो जो अपनी एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी डिक्रीज होगी। क्यों होगी? ड्यू टू एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा ना वो सेम शेल में होगा। लेकिन जब हम नीचे की साइड जाएंगे, यहाँ पे है एल्यूमिनियम, ये क्या होगा 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 हाँ 2p6 3s2 3p1। लेकिन अब क्या होगा जैसे हम यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे तो जो वैलेंस शेल इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो जाएंगी। ये अपनी 1s की, देन 2s की, देन 2p की, देन 3s की, देन 3p की। तो जो ये डिस्टेंस होगा वैलेंस शेल के बीच का और जो न्यूक्लियस के बीच का वो क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो अपनी एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है डाउन द ग्रुप क्या होगी इंक्रीज होगी, और ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड डिक्रीज होगी। क्यों? उसमें तो क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होने की वजह से जो अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आएंगे। न्यूक्लियस के पास आने की वजह से ये क्या हो जाएगी थोड़ी सी बाउंड हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा इसमें जो इसका साइज होगा वो स्मॉल होगा। तो जो कार्बन का जो रेडियस होगी वो इसकी बजाय स्मॉल होगी ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम पीरियड में मूव करेंगे तो जो अपनी एटॉमिक रेडियस होगी वो डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या कि ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड atomic radius decreases due to increase in effective न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होने की वजह से जो अपनी एटॉमिक रेडियस है वो ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड क्या होगी डिक्रीज होगी। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप जो अपनी एटॉमिक रेडियस होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल्स। ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसमें एडिशन ऑफ सेल होगा, एडिशन ऑफ
शेल्स। तो ये क्या था अपना एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद अपना क्या है आयनिक रेडियस। आयनिक का मतलब क्या होता है, आयंस मतलब क्या होगा कि वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव स्पेसिस मिलेंगी। जैसे हम यहाँ पे देखें NaCl का हमने क्रिस्टल लिया है तो उसमें कौन से आयन होते हैं, Na+Cl नेगेटिव। तो आयनिक रेडियस हम किसको बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इन ए आयनिक क्रिस्टल, कि जो इनका एक आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें Na+ और Cl के बीच में कितना डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, इट इज डिफाइंड एज द distance between cation and anion। पॉजिटिव को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को हम एनायन बोलते हैं, कैटायन एंड एनायन इन एनी आयनिक क्रिस्टल, कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद 9th पे अपना क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल सेम हो। स्पीसीज क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज सेम। कैसे, सबसे पहले क्या है अपना O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, Mg2+। तो देखो O नेगेटिव, O2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक पहले ऑक्सीजन एटम था, उसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका होता है 9। तो यहाँ से देखो 8 1s2 2s2 2p4 होना चाहिए था यहाँ पे इसका, है ना, लेकिन यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर से लिए हैं, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2s2 2p6। ये था अपना सिंपल ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा O2 नेगेटिव का। ऐसे ही जो अपना फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। अब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है तो इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। तो ये देखो यहाँ पे अपना जो फ्लोरीन का है और जो अपना ऑक्सीजन का है, दोनों में ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है और दोनों में ही किस में है, p शेल में है। ऐसे ही हम Na+ और Mg2+ को भी देख सकते हैं। Na+ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, तो 2 8। कैसे लिखते हैं हम इसको, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो 1+ का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये Na+ क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही यहाँ से अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, 2+ का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये भी क्या बन गया, सेम इनके जैसा। तो इनका देखो सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, तो इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला है। तो यहाँ पे अपना जो 9th वाला भी कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या है अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम किसको बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम जिसको बोलेंगे, देखो जैसे हमने Na का न्यूक्लियस लिया है और ये किस में चेंज हुआ है, Na+ में, मतलब यहाँ से हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन को हटाया है। आयनाइज का मतलब क्या है कि वो आयंस में आयनाइज हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी अपनी वो क्या होगी, जब हम वो एंथैल्पी, जब हमें वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब भी एटम अपना स्टेबिलिटी के साइड जाएगा तो जो ये अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वो होगी, वो क्या होगी, हाईली नेगेटिव होगी। कैसे बोलेंगे हम इसको कि इट इज़ डिफाइंड एज
defined as the amount of energy required to remove outermost, या यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये नेगेटिव होगी, सॉरी नेगेटिव नहीं होगी। देखो ये जो एनर्जी है वो हमें बाहर से देनी पड़ती है। जब भी हमें एनर्जी देनी पड़े तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो अपनी गिवन एलिमेंट होता है उसकी जो स्टेबिलिटी से जो हमें एनर्जी मिलती है ना वो नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो ये वैल्यू होगी वो हमेशा ही क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अब यहाँ से देखो ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होगा, देखो जैसे हमने Na लिया, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया तो यहाँ से हमें मिला Na+, और जब हम Na+ से Na2+ जाए तो ये क्या हो जाएगी, अपनी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ से कि जो अपना Na होता है, इसका जो एटॉमिक, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कैसे होता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ से जब हम इसकी शेल बनाएंगे तो ये हो गई 1s2 की, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें बाद p में 6 हैं, और ये अपनी s की है, इसमें है 1। तो यहाँ से देखो जब इसने Na से Na+ में जाना था तो ये इजीली अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देगा। लेकिन जब यहाँ पे इसके 2p6 वालों पे बात आई ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है पहले से ही कि ये जो शेल है इसकी ये कम्प्लीटली फील्ड है। पहली बात तो क्या होगा, ये कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल। सेकंड क्या हो जाएगा कि जो अपनी जितना नज़दीक हम इसके आते जाएंगे, कि मतलब जो शेल जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होती जाएगी उन शेल्स में क्या होगा, इन शेल के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता चले जाएगा। तो जब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो हमें एनर्जी की वैल्यू देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन है, हमें निकालना है इसको यहाँ से बाहर, और वापस से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचे हुए है। क्या कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचे हुए है, और हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा ये खींचेगा ना उतनी ही एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जो सेल जितनी इसके क्लोज होगी वो उसको इतनी अच्छी से ही अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, देखो यहाँ तक समझ आया होगा। होप आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे हमने क्या बताया, सिंपल कि जो भी अपनी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम क्या उसको हटाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने देख लिया कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बजाय। क्यों? क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम जो अपना अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस शेल के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है। अब उनके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़्यादा। ये तो बात है यहाँ तक फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तक। अब देखो यहाँ से इसके साथ साथ ही जैसे हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे ऑन एक पीरियड में मूव करते हैं, ऑन मूविंग ए पीरियड, ठीक है, तो क्या देखा था हमने कि जो अपनी शेल थी वो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होया था, और जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो साथ के साथ इंक्रीज हो रहा था। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे जो उसका एटॉमिक रेडियस है वो कम होती चली गई थी। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज।
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया। उस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउन ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, कि जब भी हम एक पीरियड में मूव करेंगे तो जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। और जब हम ऐसे ही एक ग्रुप में मूव करेंगे तो ग्रुप में मूव करने पे जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज। क्यों, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले मान लिया 2 शेल थी, उसके बाद जो हम उससे बाद चले थर्ड पीरियड में, उसके बाद 3 हो गई, एग्जाम्पल के लिए ले लो, उसके बाद 4 हो गई। तो जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस पे तो डिपेंड होगा ही, एक तो चीज़ नज़दीक से खींचनी हो, एक डिस्टेंस से लेके आनी हो, तो इनके बीच में क्या होगा, वो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो जो थोड़ी सी भी एनर्जी हम दे देंगे तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो इसीलिए कि जो अपनी एनर्जी होगी वो मूविंग ए पीरियड पे तो इंक्रीज होगी और मूविंग डाउन ऑन ए ग्रुप डिक्रीज होगी आवर आयनाइजेशन एनर्जी। तो होप आपका ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्लियर हुआ होगा। सिंपल हमने देखना है कि जैसे जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी में मतलब क्या है कि हमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसको वहाँ से हटाना है, तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद कि उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी हमें उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब हम एक पीरियड में चलते हैं तो जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे शेल्स का एडिशन है, तो जैसे जैसे हम यहाँ से मूव जाएंगे नीचे की साइड जाएंगे तो सेल्स बढ़ती चलेंगी, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है पहले की बजाय कम होता चलेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी सी एनर्जी देने पे भी निकल जाएगा। तो इसलिए जब हम एक ग्रुप में जाएंगे तो जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी, और जब हम पीरियड में जाएंगे तो जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। तो अब आते हैं हम किस पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। गेन एंथैल्पी, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी भी गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो वहाँ से हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added to any gaseous atom। गैसियस एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा फ्लोरीन, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं 2 7, और एक इलेक्ट्रॉन को लेके ये हो जाता है F नेगेटिव 2 8। हाँ 2 8, क्यों, इसके जो कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी अपनी इतनी बात। अब यहाँ से आगे देखो कि क्या होगा कि जब हम इसमें ये जो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये तो हो चुकी। अब क्या होगा कि जब हम अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे या अक्रॉस ए ग्रुप मूव करेंगे तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो जो ये शेल हैं ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आती चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखो पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में क्या है, रिपल्शन है, और हम चाहते हैं कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से ये जो एडिशन होगा इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, इतना इजीली जो अपना ये एडिशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जब हम एक पीरियड में जाएंगे तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इंक्रीज होने की वजह से जो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही जब हम इसका अपोजिट एग्जांपल लेंगे, जब हम चलेंगे ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, तो जो ये अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, वहाँ पे जो शेल्स होंगी वो इंक्रीज होंगी तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन इसकी बजाय कम होगा, तो वहाँ पे जो एडिशन होगा ना वो पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो मूविंग डाउन द ग्रुप ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी कंप्लीट होता है। अब अपना 12th टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अपना जो टॉपिक है 12 वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी साइड जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो अपना ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये क्या होगा, Cl के ज़्यादा पास होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए एटम या एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट to attract shared pairs of electron। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है। कैसे कि जब यहाँ पे अपना जो क्लोरीन है वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लोरीन के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन की देखेंगे तो जो अपना फ्लोरीन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस से, कि जैसे ही हम यहाँ पे पीरियड में मूव करेंगे तो जो अपनी जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल है वो आपस में क्लोज जाती है। आपस में क्लोज आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग अक्रॉस ए, इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, और क्या हो जाएगा, डिक्रीज अलोंग ए ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पे जो अब हम इनको एक बार सम अप करके देख लेते हैं कि जो अपनी पीरियडिक टेबल होती है उसमें कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस, तो ये अपना क्या पीरियडिक टेबल का ग्रुप, वो पीरियड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना पीरियड। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होने की वजह से जो अपनी एटॉमिक रेडियस होती है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। सेकंड क्या है अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेम यही रीजन होगा इसका भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना इतना आसान से पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उसके बाद जो थर्ड थी अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी क्या होगी, डिक्रीज। उसके बाद जो अपनी, हाँ क्यों, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। उसके बाद जो अपनी फोर्थ थी वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज। इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ पे ग्रुप में देख सकते हो। तो अब जो अपना 13th टॉपिक है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसमें जो सबसे पहला आता अपना वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या गिवन है हमें, OF2 और उसके बाद है ONA। तो यहाँ पे देखो OF2 में जो अपना फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे आया -1, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की, इस पे -1, इस पे +1। ऐसे यहाँ पे जब ये होगा तो ये +1 और ये -1। तो यहाँ से जब हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएगी +2 और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आएगी -1। ऐसे ही यहाँ पे है,
यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगी उस पर आया -1, इस पर आया +1, ऐसे यहाँ पे इस पे आया -1, इस पे आया +1, तो जो ऑक्सीजन होगा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2, और जो अपना सोडियम होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। तो ऐसे हम जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब जो अपना लास्ट टॉपिक बचता है इस यूनिट का वो है एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। तो देखो जो अपना फर्स्ट पीरियड होता है उसके बाद जो सेकंड पीरियड होता है उनका एनोमोलियस बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि जो अपना फर्स्ट होता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो साइज भी होता है वो स्मॉल होता है और उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी हाई होती है। जैसे जैसे हम ग्रुप वाइज मूव करेंगे तो जो उसका साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ से ही हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमने बोला लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव आई, यहाँ से यहाँ तक आई ना, तो इनके बीच में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है, प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस होता है। क्यों? ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल के एडिशन की वजह से इसके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो ये लिथियम है और जो ये मैग्नीशियम है इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपस में मिलती हैं, तो इसीलिए इनको हम यहाँ पे हम क्या भी बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, कि इनके बीच में क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे हुआ इतना। अब क्या है, इसका एक एग्जांपल हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि देखो जब हम बोरोन के साथ फ्लोरीन लगाते हैं तो वहाँ पे हम मैक्सिमम 4 फ्लोरीन ही लगा सकते हैं, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं AlF63 नेगेटिव। अब मैं आपको इनको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें होती है एडिशन ऑफ शेल, इसमें जो शेल्स होती हैं उनका एडिशन हो जाता है। यहाँ से देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p1, 1s, 2s और 2p1, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें एक्साइटेशन की, जो ये एस वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक्साइट हो गए, हो आ जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्यू टू नेगेटिव साइन। तो अब जो फ्लोरीन्स अपना एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3। लेकिन इसके पास और ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा इसकी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 और साथ में आ जाता है इसमें 3d सब शेल। तो यहाँ पे होती है 3s, 3p में होते हैं अपने 5 ऑर्बिटल्स, 3p। तो यहाँ से देखो s में है 2, p में है 1 और d में फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, इसका एक्साइटेशन, तो यहाँ से क्या होगा, इसका एक्साइटेशन यहाँ हो गया। उसके बाद 3 नेगेटिव है, मतलब एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या आने हैं इसके पास 6 फ्लोरीन्स, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल, जो ये अपने जो ऑक्टेट है उसको एक्सपेंड करके क्या बना लेता है, 6 फ्लोरीन के साथ अपना कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो यहाँ पे जो अपनी यूनिट है थर्ड वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।